जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच स्टेटहुड बहाल करने और शासन की जिम्मेदारियों को लेकर तीखी नोकझोंक तेज हो गई है। जहां 31 अक्टूबर को एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि राज्य का दर्जा न मिलना या खराब परफॉर्मेंस का बहाना नहीं बन सकता, जबकि उमर ने पलटवार में मनोज सिन्हा पर अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले जैसी सुरक्षा चूक का आरोप लगाते हुए कहा कि सलाह देने वाले पहले खुद अमल करें। राजनीतिक सरगर्मी बड़गाम विधानसभा चुनाव से और बढ़ गई है, जो 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। मुख्य मुकाबला की अगर हम बात करें तो एनसी के आगा महमूद और पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर मेहदी के बीच है, जबकि भाजपा के आगा सैयद मोहसिन और आप की दीवा खान भी मैदान में है। प्रचार के दौरान भाजपा उम्मीदवार ने उमर पर ओमपुरा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क्लास शुरू करने की घोषणा को एमसीसी उल्लंघन बताते हुए शिकायत दर्ज कराई। वहीं 26 अक्टूबर को ईवीएम की रैंडमाइजेशन पूरी हो चुकी है और वोटर सरकार के 1 साल के परफॉर्मेंस पर नजर रखे हुए हैं। इस पूरे मामले पर सलमान निज़ामी हमारे साथ जुड़े हैं, जो जम्मू कश्मीर में डीपीएपी के सीनियर लीडर हैं। सलमान निज़ामी कश्मीर राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं, उनसे हम सीधी बात करेंगे और जानेंगे कि मौजूदा हालात को लेकर। सलमान साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के अगर मौजूदा हालात की बात करें तो राजनीति में अभी राजनीति की बात करें तो एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला को लेकर आप देख रहे होंगे कि इनके बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इस तनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से 1 साल इस चुनी हुई हुकूमत को भी हो गए और एलजी दौर को भी हमने बड़ी करीबी से देखा, और हकीकत भी यह है कि एलजी साहब के अंडर सिर्फ होम डिपार्टमेंट आता है जिसमें पुलिस आती है, और मेजॉरिटी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत के अंडर आते हैं। और बार बार ये कहना कि एलजी हुकूमत के पास जो है सभी पावर्स है, लेकिन हकीकत में ये है कि एलजी साहब के पास सिर्फ होम डिपार्टमेंट है और मैक्सिमम डिपार्टमेंट जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। और अगर हम करीबी से देखें, एक तरफ से उमर साहब कहते हैं कि हम हेल्पलेस हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे की कमी है। तो जब उमर अब्दुल्ला साहब ने हुकूमत संभाली तो पहले ही उन्होंने अपने लिए जो है 20-20, 30-30 लाख की एक गाड़ी खरीदना शुरू कर दिया। उसके बाद एमएलए को गाड़ियां गिफ्ट करना शुरू कर दी, और उसके बाद जो है आज ये बात हुई कि एमएलए को जो है तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। तो अगर रिसोर्सेज की कमी है तो फिर ये लग्जरी जो सहूलियात हैं वो आप क्यों उसका फायदा उठा रहे हैं? इसमें हमारे बेरोजगार जो कैजुअल लेबरर्स हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं, जो मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं, और जो जिम्मेदारी यूटी हुकूमत की है, चाहे उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, सड़कें बनाने की जिम्मेदारी है, सेंटर की तरफ से कोई रुकावट नहीं है पैसे की। अगर आप देखें आज फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन भी उन्होंने किया तो पैसा सेंटर से आ रहा है, उसको यूटिलाइज करना जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो बार बार ये कहना कि भाई वो हमें काम नहीं करने दे रहे, तो जो आपको अपने कंफर्ट के लिए सुविधाएं चाहिए थी वो आप बेखूबी से एंजॉय कर रहे हैं। प्रोटोकॉल, चाहे आप गुलमर्ग जा रहे हैं, चाहे आप पेरिस जा रहे हैं, चाहे आप लंदन जा रहे हैं, चाहे आप कश्मीर घूम रहे हैं, तो वो प्रोटोकॉल आप पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर एक तरफ से आप कहते हैं हमारे को पावर्स नहीं है, तो फिर अपनी पावर्स क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं? तो मुझे लगता है उमर साहब को अब सीरियसली काम करना चाहिए। जो उनको जिम्मेदारी दी है, मैंडेट दिया है अवाम ने, वो उनको वो मैंडेट दिया है जो दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल को मैंडेट दिया गया था। तो 5 साल के बाद लोग जो है फैसला करेंगे, अगर उन्होंने अच्छा काम किया होगा तो उनको फिर से चुन के जो है असेंबली में भेजेंगे, अगर अच्छा काम नहीं किया तो जो है असेंबली से बाहर कर देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है बार बार ये एक्सक्यूज देना कि एलजी साहब के पास पावर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता वो लोगों को मालूम है कि मैक्सिमम डिपार्टमेंट जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब के पास है, तो उसको यूटिलाइज करना। क्योंकि मुझे मालूम है कि गुलाम नबी आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो वो ये नहीं देखते कि सेंटर से मुझे कितना पैसा आ रहा है, मुझे रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। उन्होंने अपने कंफर्ट का नहीं सोचा, उन्होंने अपनी फैसिलिटीज का नहीं सोचा, उन्होंने वही जिप्सी रखी जो पुराने चीफ मिनिस्टर्स के पास जिप्सी थी,
वही गाड़ियां रखी जो पुराने चीफ मिनिस्टर के पास थी। तो ये जब आए तो इन्होंने पहले अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी, पहले अपनी गाड़ियां बढ़ा दी, पहले अपनी सरकारी बंगलों को डेंटिंग और पेंट करना शुरू कर दिया, वहां एसी लगाना शुरू कर दिया। तो ये अपने कंफर्ट का सोच रहे हैं, अवाम का नहीं सोच रहे। इसीलिए 1 साल से मुझे लगता है कि अवाम परेशान है, दुखी है, क्योंकि सिंसियरिटी होनी चाहिए। अगर आप सिंसियर है किसी काम को लेके, जो इनका 1 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ उसको लेके भी बड़े सवाल खड़े हुए कि जो उन्होंने वादे किए थे वो काफी मतलब हद तक जो है पूरे हुए ही नहीं है वादे। तो मतलब एक साल में अगर जो भी इनके मैनिफेस्टो में चीजें थी उसको लेकर इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, तो क्या आप उसको कैसे मानते हैं? बीजेपी ने इन राइटिंग तो इलेक्शन से पहले ये नहीं कहा था कि हम इलेक्शन के 6 महीने के बाद जो है आपको स्टेटहुड देंगे। वो उमर अब्दुल्ला साहब को भी मालूम था, वो गुलाम नबी आजाद साहब को भी मालूम था, वो महबूबा मुफ्ती को भी मालूम था, वो बाकी लोगों को, हम सबको मालूम था कि बीजेपी ने कोई गारंटी नहीं दी है हमें कि इलेक्शन हो जाएगा और आपको हम 6 महीने में स्टेटहुड। वो तो हम सबको मालूम था कि भाई स्टेटहुड जो है बीजेपी हुकूमत ने एक टाइम फ्रेम उसका, वो 6 महीने हो या 1 साल हो, 2 साल हो या 5 साल हो, वो हम सबको मालूम था। वी वर प्रिपेयर्ड कि भाई इसमें कोई गारंटी नहीं है कि स्टेटहुड कब मिलेगा। उसके बावजूद जो वादे किए गए उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत के, उन्होंने वादा किया कि यूटी इलेक्शन हम लड़ेंगे और इलेक्शन के फौरी बाद जो है हम 200 यूनिट मुफ्त कर देंगे। और आज जो उसमें उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हम जी मुफ्त बिजली, वो प्रधानमंत्री की एक स्कीम है जिसमें सोलर आपको लगाना पड़ेगा, पैसा भरना पड़ेगा, फिर आपको मुफ्त बिजली मिलेगी। वो तो ऑलरेडी सेंट्रल की स्कीम है, उसमें उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से कोई मुफ्त जो है बिजली किसी को मिलने वाली नहीं है। और वो दूसरे राज्यों में भी है वो तो जी, वो हर पूरे देश में है वो। तो जो वादा बिजली का तो वो बेबुनियाद साबित हुआ। तो गैस सिलेंडर का वादा किया गया था वो भी बेबुनियाद साबित हुआ। 370 गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा था जब पार्टी बनी थी हमारी कि भाई ना बीजेपी हुकूमत ना कांग्रेस हुकूमत आपको 370 अभी दिला सकती है। हम यूटी में है, पहले हमें स्टेट की लड़ाई लड़नी है। और लोगों ने सोचा कि शायद आजाद साहब ही गलत बोल रहे हैं और हम पे टैग लग गया, हम पे इल्जामात लग गए और एनसी को उसका फायदा मिला। तो 370 पे तो अब कोई बात नहीं करता, 35A पे कोई बात नहीं करता। इवन की स्टेटहुड के लिए भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो जैसे लद्दाख के लोग लड़ रहे हैं, और हमें भी जो है एग्रेसिवली फाइट करनी पड़ेगी स्टेटहुड के लिए। 1 साल से उमर अब्दुल्ला साहब ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। वो तो दिल्ली को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम पूरा फुल ऑन प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। दिल्ली तो टस से मस नहीं हो रही है, क्योंकि वो जब हमारे हेड ऑफ द स्टेट को देखते हैं, कभी वो गुलमर्ग होते हैं, कभी वो लंदन होते हैं, कभी वो पेरिस होते हैं, कभी वो पहलगाम होते हैं, वो तो पूरा अपने आप प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे हैं। तो दिल्ली भी सीरियस नहीं है कि भाई ये जब एंजॉय कर रहे हैं, इनके पास सब कुछ है, इनके चीफ मिनिस्टर के पास सब कुछ है, तो हम स्टेट क्यों दें। तो इसलिए एक सीरियस लीडरशिप की जरूरत है, सीरियस लीडरशिप को स्टेट संभालने की जरूरत है। जैसे आजाद साहब थे, एक सीनियर लीडर थे, एक संजीदा लीडर थे, मुफ्ती साहब भी थे, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, बहुत सीनियर लीडर रह चुके हैं, बख्शी साहब रहे हैं, शेख अब्दुल्ला साहब रहे हैं, काफी संजीदा लीडर थे जिन्होंने स्टेट के इश्यूज को बड़ी संजीदगी से हैंडल किया। आतंकवादी हमले उस दौर में हुए जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने मिलिटेंसी को ऑलमोस्ट 0% कर दिया जम्मू कश्मीर में। तो उन्होंने गाड़ियां नहीं खरीदी, उन्होंने लंदन के सैरे नहीं की, पहलगाम, गुलमर्ग, स्कीइंग वगैरह, ये फजूल चीजें नहीं। अगर एक तरफ हम कहते हैं कि हम विक्टिम हैं, हमें जी हमारे हकूक छीने गए, हमारी नौकरियां छीनी गई, हमारे सब कुछ, जितने भी हमारे हकूक थे वो सब छीने गए, हम बाहर का शख्स यहां नौकरी नहीं कर सकता था, ना यहां जमीन खरीद सकता था। तो दूसरी तरफ हमारे पास एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो एक नॉन सीरियस है, इसीलिए दिल्ली हमें सीरियस नहीं लेती। अप्रैल के जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था, उमर अब्दुल्ला साहब कभी भी मतलब सुरक्षा को लेकर उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाए। लेकिन अब जब एलजी साहब जो है वो नसीहत कर रहे हैं कि आप विकास पे ध्यान दें, तो अब ये जो है मनोज सिन्हा पर भी सुरक्षा में चूक का आरोप लगा है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें, वो पहले भी जम्मू कश्मीर के वजीर आला रह चुके हैं, जब होम डिपार्टमेंट उनके पास था, और जब वो चीफ मिनिस्टर थे 150 से ज्यादा नौजवान बंदूक का शिकार हुए कश्मीर में।
तुफैल मट्टू जैसे कई ऐसे सैकड़ों नौजवान थे जो उमर अब्दुल्ला साहब के दौर में जो है मारे गए, और हड़तालें होती थी उस वक्त, पत्थरबाजी होती थी उस वक्त, और उमर अब्दुल्ला साहब ने उस वक्त भी इस्तीफा नहीं दिया और पूरे 6 साल जो है एंजॉय किया। तो इसलिए उस वक्त भी यहां हालात खराब थे। आज तो उससे बेहतर हैं, आज तो पत्थरबाजी नहीं हो रही है। आज उस जो जिस तरीके से पहले आतंकी हमले होते थे, आज वो नहीं हो रहे। मिलिटेंसी में रुकावट आई है, पत्थरबाजी कम हुई है, और लोकल सिविलियन सबसे बड़ी अचीवमेंट, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि भाई लोकल लोग जो है वो मारे नहीं जा रहे, बच्चों की आंखें अंधी नहीं की जा रही है, पैलेट किसी मासूम बच्चे पे नहीं चलाया जा रहा है। तो ये थोड़ी तब्दीली मुझे दिख रही है। जो उमर अब्दुल्ला साहब पहले जो होम मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर थे, क्योंकि तब चीफ मिनिस्टर के पास जो है होम डिपार्टमेंट होता था, तो उस वक्त जो किलिंग्स होती थी आज वो नहीं देखी जा रही है। तो हमें उसको देखना है कि अगर आज एलजी साहब के पास होम डिपार्टमेंट है तो जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है उनका कत्ल नहीं हो रहा है, उनकी आंखों पे पैलेट नहीं चलाए जा रहे हैं। तो ये एक तब्दीली है। अब उमर साहब को जो जिम्मेदारी दी गई है, इतने डिपार्टमेंट उनके पास हैं, हम चाहते हैं स्टेट वापस आए, लेकिन किनके हाथों आए और क्या होगा फिर स्टेट का? अगर आपको ये जिम्मेदारी दी है, आपको मालूम था कि यूटी में इलेक्शन हो रहे हैं और यूटी में आपने एक्सेप्ट भी किया, और अगर आपसे नहीं हो रहा है कि भाई अगर सेंटर आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है तो आप रिजाइन कर दीजिए। आपने बोला कि भाई मैं रिजाइन कर दूंगा। अगर आपसे नहीं संभाला जाता, अगर इतनी इंटरफेरेंस है, तो आप तो हीरो बन जाएंगे अगर आप रिजाइन कर देंगे। अगर आप इतने बेबस हैं, हमें कहीं से भी लग नहीं रहा कि उमर अब्दुल्ला साहब बेबस है। हमें यह लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, पूरा प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे हैं। उनको ये फिक्र नहीं है कि कैजुअल लेबर जो लगे हैं 3000 की नौकरी पे, 9000 की नौकरी पे, उनको ये चिंता है कि मेरे एमएलए को अगर 1.5 लाख तनख्वाह है, उनकी तनख्वाह 3 लाख होनी चाहिए। अगर एमएलए को जो है जिप्सी में चलना पड़ता था तो एमएलए को स्कॉर्पियो जो है 30 लाख की होनी चाहिए। तो वो अपने एमएलए को कंफर्ट देने का सोच रहे हैं, ना कि आम लोगों का। क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूं उसका नाम बानीहाल है। मैं कुछ लोगों से वहां मिला, गरीब लोग हैं जिनको रोजगार नहीं है, जिनकी नौकरियां नहीं है, जिनको कोई भी फैसिलिटी नहीं है, आज ना डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं, तो उनको जो है बिजली काटी जा रही है, वहां मीटर भी नहीं लगे हैं। तो वो गरीब लोग जो हैं पैसा नहीं भर पाते, तो उनकी बिजली काटी जाती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। गरीब जो है वो पिस रहा है, उसको जो है बिजली का इतना जबरदस्त लोड है कि वो पे नहीं कर पा रहा है। अगर वो पे नहीं करेगा तो उसकी बिजली काटी जाती है। तो ये बहुत जमीन पे जो आज हालात हैं वो बने हैं। कोई नया काम नहीं है, कोई नई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। 1 साल से हमने सिर्फ ब्लेम गेम देखा है, इल्जाम तराशी। भाई एलजी साहब काम नहीं कर रहे हैं। एलजी साहब बार बार कह रहे हैं मेरे पास एक ही डिपार्टमेंट है। अगर आपको गाड़ी खरीदने के लिए पैसा मिल रहा है, एमएलए को तनख्वाह बढ़ाने के लिए पैसा मिल रहा है, तो आप क्यों जो है ये ब्लेम गेम कर रहे हैं कि भाई मेरे पास पावर्स नहीं है? तो ये मुझे लगता है कि गलत है। तो इनके पास जो फंड की बात है वो करीब 80% करीब सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है स्टेट को। लगभग इनके पास करीब 1.20 लाख करोड़ रुपया इनको जम्मू कश्मीर के पास सरकार के पास है, इसमें 80% केंद्र सरकार ने दिया वो पैसा। तो वो फंडिंग आखिर मतलब सिर्फ गाड़ियों पे और एमएलए के सैलरी पे ही जा रहा, बाकी ये चीजें क्यों नहीं हो पा रही जमीनी? देखिए, अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें, इस 1 साल में सेंटर की तरफ से पैसे की कोई रुकावट या कमी नहीं है। सेंट्रल की जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं पूरी इंप्लीमेंट हो रही हैं जम्मू कश्मीर में। अभी कल ही मैं देख रहा था श्रीनगर का जो फ्लाईओवर बन रहा है उसके लिए सेंटर से पैसा आया है। अगर सेंटर डिस्क्रिमिनेट कर रही होती, क्योंकि देखिए हमने प्रैक्टिकली बात करनी है, अगर सेंट्रल डिस्क्रिमिनेट कर रही होती तो सेंटर क्यों फ्लाईओवर के लिए 300 करोड़ देती, टनल्स के लिए 500 करोड़ देती, बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए 100 करोड़ देती? तो सेंटर ने अगर जम्मू कश्मीर को डिस्क्रिमिनेट करना था, एलिमिनेट करना था, तो वो क्यों पैसा जो है सैंक्शन करती जम्मू कश्मीर के लिए, चाहे हाईवे के लिए, चाहे रोड्स के लिए, चाहे बाकी मुख्तलिफ स्कीम्स के लिए। जो मुफ्त घर बन रहे हैं लोगों के, प्राइम मिनिस्टर की स्कीम्स काफी हैं,
तो वो भी कम हो जाता पैसा, उनके मुफ्त घर नहीं बनते। जो हेल्थ स्कीम हमें बेनिफिट्स हैं, जो 5 लाख जो है वो फ्री इलाज के लिए है, तो वो स्कीम उसमें भी रुकावट आ जाती। तो अगर सेंटर की तरफ से कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा होता, सेंटर डिस्क्रिमिनेट करती, तो वो स्कीमें नहीं चलती। सेंटर पैसा क्यों दे रही है टनल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए? वो बोलते कि भाई एनसी की हुकूमत है, हमें क्या फायदा है अगर हम कश्मीर में जो है पैसा भेजेंगे। तो पैसा सेंटर से आ रहा है, पैसा रुका नहीं, लेकिन यहां इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। और इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब चाहते ही नहीं है पैसे को यूटिलाइज करना। वो अपने कंफर्ट के लिए पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं, ना कि आवाम के लिए। उनके पास अभी ऑन रिकॉर्ड असेंबली में ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दिया गया कि हमारे पास सैकड़ों की पोस्टें वैकेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सोशल वेलफेयर में, आंगनवाड़ी में, कई ऐसे डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, वैकेंट पोस्टें हैं हमारे पास। यहाँ अस्पतालों में जो है मैन पावर की शॉर्टेज है, हमारे पास स्कूलों में मैन पावर की शॉर्टेज है, टीचर्स नहीं है स्कूलों में, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। तो ये जिम्मेदारी तो आप फुलफिल कर सकते हो। अगर आप इतना पैसा जो है अपने कंफर्ट के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, तो आप ये बाकी पैसा जो है वो इन चीजों पे यूटिलाइज कर सकते हो। अभी तक आपने जो हमारे पास आपके अपने जो एमपी हैं मियां अल्ताफ साहब, उन्होंने आप पे इल्जाम तराशी की हाल ही में। उन्होंने कहा कि भाई जब से हुकूमत बनी है 1 साल से आपने एक पोस्ट जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को जो है वो फॉरवर्ड नहीं की है। हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। तो एटलीस्ट ये तो काम कर सकते थे आप 24 घंटे सिर्फ ये बोलते हैं हमारे पास पावर नहीं। अरे इतने डिपार्टमेंट आपके पास हैं, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब थे, उन्होंने मैं एक बात कहूं, मेरे भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस उनके साथ हैं जब उन्होंने आर्टिकल 370 पे बीजेपी हुकूमत को सपोर्ट किया। लेकिन आप दिल्ली के स्कूलों की देखिए, नक्शा ही चेंज कर दिया उन्होंने। वो भी तो यूटी में सरकार चला रहे थे। तो जिसकी मंशा होती है काम करने की, सही मंशा हो काम करने की, वो ये एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता। इनका यही है कि 1 साल हो गया, जिस आदमी को आज नौकरी लगना चाहिए, जिसके 5 साल रह गए हैं, तो वो बेचारा 5 साल के बाद जो है ओवर एज हो जाएगा। वो 5 साल के बाद कहां से नौकरी लगेगा? तो ये कह रहे अभी हमारे 4 साल हो, जब वो 5 साल में बेचारा ओवर एज हो जाएगा। जिस यूथ ने जो है आज फॉर्म भरा होगा, तो वो 5 साल जब नौकरी मिली नहीं, तो 5 साल के बाद वो ओवर एज हो गया, तो मुलाजिम लगने के काबिल ही नहीं होगा वो। अभी देखिए, अभी एक नया बदलाव होने जा रहा है कि लंबे अंतराल के बाद, मतलब एक लंबे गैप के बाद दरबार मूव की प्रोसेस शुरू हो गया है। श्रीनगर से अब जम्मू दरबार मूव हो जाएगा। क्या ये आपको क्या बदलाव जो है इसको आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक एक मतलब पॉलिटिकल मैसेज है या फिर प्रशासनिक एक मूवमेंट है? देखिए, जहां तक मैंने ये बात की थी, क्योंकि इस दरबार मूव से जो है इसमें इकोनॉमिकली स्टेट का नुकसान होता है, क्योंकि दरबार मूव कश्मीर से जम्मू शिफ्ट होता है, फिर जम्मू से कश्मीर शिफ्ट होता है। वो उस नजरिए से जो है ये दरबार मूव को कैंसिल किया गया था। और अब जो बहाल किया, इससे ऑब्वियसली जो है कश्मीर से ज्यादा जम्मू का फायदा होगा, क्योंकि वहां के लोकल जो शॉपकीपर्स हैं, वहां के लोकल जो लोग हैं, उनको बेनिफिट होगा, रोजगार बढ़ता है। तो ये एक अच्छा मूव है। लेकिन इसमें खराबी नहीं थी कि भाई अगर ये दरबार मूव, वो कई कारण होते हैं उस वक्त, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से हाईवे पे अटैक्स हो रहे थे, तो हाईवे पे ट्रांसपोर्टेशन करने में दिक्कत आती थी, तो शायद वो रीजन होगा। तो वो काफी रीजन थे। अब देर आए दुरुस्त आए, जो फैसला लिया गया अच्छा है। तो ये इसका मतलब असर क्या होगा जनता पे या फिर कर्मचारियों पे? इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? नहीं, असर तो होगा। देखिए, वो तो बेनिफिट होगा ना। ये जैसे मुझे लगता है कश्मीर से ज्यादा बेनिफिट जो है जम्मू के लोगों को होगा, क्योंकि दरबार मूव जब जम्मू आता है, मैक्सिमम जम्मू के लोगों को फायदा होता है, चाहे उसमें दुकानदार हो, चाहे उसमें बाकी लोग हों, जो भी इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, तो उससे बेनिफिट होगा। लोग फिर देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर आप अच्छे काम करेंगे हम आपकी तारीफ करेंगे। जब आप कोई काम ही नहीं करेंगे तो हमने तो मुखालफत करनी है। बिल्कुल। इसमें से आपने शायद 1% या 2% को दिल जीता होगा। तो हम भी चाहते हैं कि जमहूरियत है, अगर आप अच्छे काम करेंगे। देखिए, मैं तो बीजेपी के साथ नहीं हूं,
कोई वापसी नहीं है मेरी, मैं तो मुखालिफ हूं उनका। लेकिन मैंने जब कश्मीर की आपको डेटा की बात की कि भाई जब बाकी स्कीमें चल रही हैं सेंटर की, तो उसमें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे इलाकों में कोई डेवलपमेंटल काम हो रहा है, चाहे वो बीजेपी हुकूमत में हुआ, कांग्रेस हुकूमत में हुआ, एनसी, हम तो अप्रिशिएट करेंगे। जब आप काम करेंगे हम आपको मुबारकबाद देंगे, लेकिन आप जब काम ही नहीं करेंगे तो किस बात की मुबारक देंगे? आप बड़गाम अगर उपचुनाव की बात करें तो उसमें जो मतलब ये कहा जा रहा है कि जो मेन मुकाबला है वो एनसी और पीडीपी के बीच देखा जा रहा है। जी जी। कि आगा महमूद और आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी के बीच ऐसा माना जा रहा है कि इनके बीच मुकाबला रहेगा, जबकि भाजपा और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। खास बात यह है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल फंसा हुआ है कि 3 आगा एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब असर पड़ेगा खास तौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर? देखिए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही फूट है, क्योंकि जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आते हैं, चाहे उसमें एमपी हो चाहे वो एमएलए हो, वो आंसरेबल और अकाउंटेबल होते हैं जनता के, क्योंकि जनता से उन्होंने वादे किए होते हैं और जनता के पास वापस जाना है 5 साल के बाद। तो जब आप काम नहीं कर पाएंगे, सरकार काम नहीं करती है, तो जनता आपको जो है बाहर का रास्ता भी दिखाती है। इसीलिए आगा रहुल्ला साहब इलेक्टेड एमपी हैं और उनका असर पूरे कश्मीर में रहा। यही उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर आज बने हैं, ये पार्लियामेंट सीट जो है 2-2.5 लाख वोटों से हार गए थे बारामूला में। और अगर आगा रहुल्ला साहब ने यकीन दहानी नहीं की होती और जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया होता कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डालिए और हम सुधार ला सकते हैं, लोगों ने भरोसा किया आगा साहब की बात पे, उमर अब्दुल्ला साहब की बात पे। उमर अब्दुल्ला साहब को एक और मौका दिया, हालांकि लोगों ने रिजेक्ट किया था उनको बारामूला में। 2.5 लाख से हारना कोई छोटी हार नहीं होती। तो आज आगा रहुल्ला साहब को ही उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि मैं उनकी बात नहीं करूंगा। तो बडगाम में असर है आगा रहुल्ला साहब के, वो एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं और आज एमपी आगा रहुल्ला तो शुरू से ही मतलब उन्होंने कहा था कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि वो खुश नहीं थे। उसका नुकसान तो होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, है ना? जो देखिए, पार्टी का एक इतना सीनियर लीडर, पार्टी का एक इतना सीनियर लीडर जब आपकी बगावत पे आ जाए, और उनकी बातें भी ठीक हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया तो उन्होंने भरोसा और एतबार किया कि हम कुछ अच्छा उनके लिए करेंगे, कुछ बेहतर लड़ाई करेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो 370 को लेके एनसी ने वोट लिया, तो 370 पे जो है उमर साहब बिल्कुल खामोश हो गए 1 साल के लिए, या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया या क्या मजबूरियां उनकी पड़ी। लेकिन आज जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं, एनसी को बहुत मुझे लगता है डैमेज होगा। आगा रहुल्ला साहब खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। आज भी एनसी के कई ऐसे वर्कर हैं जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। उमर साहब ने भी परसों उनको एक हिसाब से डिसोन ही कर दिया। तो मुझे लगता है इसका असर बडगाम सीट पे होगा। उसमें कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, और मुझे लगता है कि वो कैंडिडेट जीतेगा जो अगली बार लोगों का भरोसा ना तोड़े। मतलब आप ये मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वोट बैंक है वो डिवाइड हो जाएगा? हाँ, जरूर होगा, क्योंकि देखिए आगा रहुल्ला मैटर करता है, क्योंकि ही इज अ सिटिंग एमपी, और जिनके नाम पे आपने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, चाहे कश्मीर की, मैं खुद जब कैंपेनिंग कर रहा था तो मैं एक रैली में था सोपोर में, जब लोगों ने सुना कि आगा साहब वहां नहीं आ रहे हैं तो लोग चले गए। तो उनका असर है कश्मीर में आगा साहब का, जो एनसी के लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब आप उन असूलों पे खड़े नहीं हुए, और जिस तरीके से आपने कैंपेनिंग में पूरा जो है 370 पे फोकस किया, और मुफ्त बिजली, मुफ्त सरेंडर और इतने वादे किए, तो 1 साल में वो कुछ नहीं हुए। आप कितना भी आरोप लगाएं एलजी साहब पे, लेकिन जो जिम्मेदारियां आप पे बनती हैं उन पे तो काम करना पड़ेगा ना आपको। आप कल दिन रात बोले कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। एलजी साहब के पास सिर्फ पुलिस का डिपार्टमेंट है, उसके बगैर तो कुछ नहीं है उनके पास। मंत्री आपके हैं, सब कुछ आपके पास सिस्टम है, पैसे की कहीं रुकावट नहीं है, आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तभी तो अंदर से आवाजें आ रही हैं। हम तो बाहर के लोग हैं, लेकिन जो आपके अपने हैं उसमें 2 एमपी हैं, कई एमएलए भी हैं जो बगावत पे आ गए कि भाई जो आपको जिम्मेदारी दी गई उस पे आप खड़े नहीं उतर रहे। और यही होगा, रिजल्ट में पता चल जाएगा कि कितने लोग एनसी के साथ हैं और कितने लोग उनके खिलाफ हैं। अच्छा, अभी बीजेपी ने भी इस प्रचार के दौरान जो है वो उमर अब्दुल्ला पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन भी बताया है, जिसमें
लॉ यूनिवर्सिटी को लेके कि उसमें क्लासेस शुरू कर देंगे। तो इसको उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ उन्होंने के मामला दर्ज भी कराया है। तो आप अब डीपीएपी या आप इसको किस एंगल से देखते हैं? देखिए, इलेक्शन के दौरान ये कोई बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई यूनिवर्सिटी आपने दे दी वहां बड़गाम में। क्लासेस की बात है, और वो भी आप जो है इलेक्शन के टाइम पे जब कोड ऑफ कंडक्ट वहां चल रहा है तो उस वक्त कोई अनाउंसमेंट आप करते हैं, वो जो है उसकी खिलाफ वर्जी होती है। मुझे लगता है कि ये सही नहीं था इलेक्शन के टाइम पे कोई भी अनाउंसमेंट करना। तो उसमें कानून है, इलेक्शन कमीशन है, वो अपना फैसला लेंगे, वो तो उन तक है। कुल मिलाकर ये घटनाक्रम जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति को कहां ले जा रहा है? क्या राज्य का स्टेटहुड बहाल होने की संभावना नजर आ रही है, या फिर विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, हमने तो पहले ही ये लोगों को आगाह किया था इलेक्शन में कि जो वादे किए जा रहे हैं ये बेबुनियाद साबित होंगे। और आज जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति ये मान चुका है कि जो इन्होंने वादे किए थे, जो गुलाम नबी आजाद साहब ने लोगों को समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि हमने नेशनल, आपके साथ तो मुझे लगता है 10 साल से ऊपर हो गया हम हर रोज डिबेट में आते, और मैंने जितनी लड़ाई 370 पे लड़ी, मुझे मालूम है कि सेंटर में कितनी तंजीमें जो हैं वो 370 के साथ हैं। इवन कि कांग्रेस के कई ऐसे एमपी थे जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया 370 पे। तो कांग्रेस खुद कहती है कि ये 370 जो है एक क्लोज चैप्टर है, और बीजेपी तो कभी 370 को लाएगी नहीं। तो जो जम्मू कश्मीर की जनता को मिसलीड किया गया, और एक साल में आज जनता ये समझ चुकी है कि वो जो वादे थे वो सब झूठे थे। और ये जनता नहीं बल्कि इनके अपने लोग, मेंबर पार्लियामेंट का ये कहना कि आप के जो वादे हैं उन पे आप खड़े नहीं उतरे, एक नहीं दो दो एमपी आपके कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा मैसेज है सरकार के लिए। और इसलिए जो जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हुआ है, मुझे लगता है एक हिसाब से तो एलजी दौर ठीक था। अगर हम इल्जाम तराशी करते तो वो सेंटर की करते। उस दौर में इनके तो एक एमएलए जो मेहर अली साहब हैं, उन्होंने कल असेंबली में कहा कि इतनी जाति तो एलजी हुकूमत में नहीं थी हमें, जितनी जाति आज इस हुकूमत में अपने ही लोगों के साथ कर रहे हैं आप। उन्होंने मिनिस्टर साहब को एड्रेस करके ये कहा कि एलजी दौर में इतना जुल्म नहीं हमने देखा जितना जुल्म आज, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है और सीरियसनेस नहीं है। तभी एमएलए जो है आज बगावत पे आ गए, तभी एमपी जो है बगावत पे आए। और अगर यही रवैया उमर अब्दुल्ला साहब का रहा, मुझे लगता है अगले एक साल में जो है जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं भूखे मर जाएंगे, तड़प तड़प के मर जाएंगे। लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है आज कहां से एक गरीब आदमी जो दिन का 500 कमाता है वो 10,000 की बिजली की फीस भरेगा, कहां से लाएगा वो? सही है। इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है और कोई टस से मस नहीं हो रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, अभी कल उनका प्रोग्राम बन गया फॉरेन जाने का। अभी तक 4 फॉरेन ट्रिप उनके हो गए हैं एक साल में। हर रोज वीकेंड पे वो दिल्ली चले जाते हैं, गुलमर्ग चले जाते हैं, पूरा अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन गरीब जम्मू कश्मीर का पिस रहा है, मेरा नौजवान पिस रहा है जिसको वादा किया गया था 1 लाख नौकरी का। 1 लाख छोड़िए, उसको 5 या 10 नौकरियां तक नहीं मिली। इतना परेशान है यहाँ का युवा, इतना परेशान है यहाँ का बुजुर्ग, ना मुफ्त राशन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। तो बहुत बर्बादी है, और अगर ये कंटिन्यू रहे मुझे लगता है और बर्बादी होगी, क्योंकि नॉन सीरियस है। सिर्फ पूछना चाहूंगा कि जो यूथ वोटर्स है, यूथ वोटर्स को आप क्या मैसेज देंगे, खासकर ऐसे समय में जब सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और जो राजनीतिक स्थिरता है, यानी कि पॉलिटिकल जो स्थिरता है, उसके ऊपर जो सवाल हावी है? देखिए, यूथ हमारा बहुत मैटर करता है जम्मू कश्मीर में। अगर मैं देखूं कि 60-70% हमारा यूथ है जम्मू कश्मीर में, और मेजॉरिटी में लोग यहाँ जो रहते हैं वो पहाड़ों पे रहते हैं, बहुत मुसीबत के दौर में रहते हैं, मुसीबत के हालात में रहते हैं। हमारे चिनाब वैली देखो, पीर पंचाल देखो, जम्मू देखो, कश्मीर देखो, बारामूला, कुपवाड़ा, 5-5 किलोमीटर पैदल जाते हैं हमारे बच्चे स्कूल, और वहां टीचर नहीं होते हैं। हमारे बच्चे अगर पढ़ लेते हैं, गरीब आदमी लोन लेता है, उसको क्वालिफाई करवाता है कोई एग्जाम या कोई डिग्री उसको दिलवाता है, लेकिन आगे अपॉर्चुनिटी नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो लोग मर जाएंगे ऐसे। आपने वादे ऐसे किए, लोगों ने एतबार किया आप पे,
तो नौजवान जो आप देखिए आज ड्रग्स की तरफ जा रहा है नौजवान हमारा। कश्मीर में कितना ट्रेड हो रहा है, कितने रोज आप अखबारों में आपके चैनल में रोज कोई ना कोई खबर होती है कि ड्रग पेडलर्स को हमने अरेस्ट किया, इतने केजी हीरोइन पकड़ी गई, इतने केजी चरस पकड़ी गई। ड्रग्स हमारा वहां पूरे कश्मीर में फैल चुका है, जम्मू में फैल चुका है, यूथ हमारा उसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो हमारी स्टेट कहां जा रही है? पहले पंजाब में ये हुआ था, अब जम्मू कश्मीर में हो रहा है। आप देखिए खुलेआम हो रहा है ये। और इससे जो है हमारे यूथ जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और अगर ये हालात ऐसे ही रहे, अगर सरकार नॉन सीरियस रही, इनका एटीट्यूड जो है नॉन सीरियस रहा, तो हमारा यूथ जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, ये ब्लेम गेम छोड़ दीजिए। जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उस पर आप खड़े उतरिए। जितने आपके से काम हो रहे हैं वो काम करिए। अगर सरकार कहीं, आप व्हाइट पेपर पे बताइए कि भाई सरकार, सेंटर की सरकार आपको कहां मदद नहीं कर रही है। आपको जब अपने कंफर्ट के लिए पैसा है, एमएलए की सैलरी के लिए पैसा है, उसको बढ़ाने के लिए पैसा है, तो आम यूथ के लिए पैसा क्यों नहीं है, जो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है? तो इसमें संजीदगी होना बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब में नहीं। चलिए, अब लगता है कि बड़गाम चुनाव जो ये उपचुनाव जो होगा ये बहुत हॉट सीट होगी और इसके नतीजे बताएंगे क्या होगा जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को लेके। चलिए सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत आगे भी हम किसी ना किसी मुद्दे पे आपको जोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।